नमस्कार सभी को। मैथ कंसेप्ट एंड ट्रिक में आप सबका स्वागत है। और जैसा कि आप सब जानते हैं, हरियाणा एसएससी के लिए जो हमने सीरीज स्टार्ट कर रखी है उसी को कंटिन्यू आज हम करने वाले हैं। ठीक है, हमने एनसीईआरटी स्पेशल मैथ के लिए 2 क्लासें डाली है सेट थ्योरी की, जिसमें काफी सारी सेट के बारे में जो कंसेप्ट है वो बिल्ड हुए हैं। ठीक है, जो मेनली कंसेप्ट जो सेट थ्योरी से बचा है वो सिर्फ वेन डायग्राम कराया गया आज के लिए, सिर्फ वेन डायग्राम। तो आज हम ये वेन डायग्राम कंप्लीट करेंगे और कुछ क्वेश्चन जो मैंने प्रैक्टिस के लिए बना रखे हैं एनसीईआरटी में से छांट के वो क्वेश्चन करेंगे। पहले क्वेश्चन लगाने की कोशिश करेंगे। ये सेट से थोड़ा सा सेट का ही टॉपिक है लेकिन थोड़ा सा अलग है, इसको हम रीजनिंग में भी समझते हैं। और आपने बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह के देखे होंगे, जैसे कुछ लड़के हैं जो हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, कुछ लड़के हैं जो इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, कुछ ऐसे हैं जो दोनों पढ़ते हैं, दोनों नहीं पढ़ते, वो वाले क्वेश्चन। ठीक है ना, इस तरह के क्वेश्चन आपने पढ़े होंगे, देखे होंगे। तो वो क्वेश्चन वेन डायग्राम से सॉल्व होते हैं मेनली, तो उसको थोड़ा हम अलग से भी समझ सकते हैं। आज की क्लास में हम वेन डायग्राम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो अभी तक हमने पोर्शन किया है उससे रिलेटेड। ठीक है, ताकि वेन डायग्राम उसमें मिक्स ना हो, अलग से आप पढ़ सको। ठीक है, तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं पहले, जो अभी तक हमने पूरा कंसेप्ट बिल्ड कर लिया है उससे रिलेटेड। जिन्होंने पहली 2 क्लासेस देखी हैं तो उससे रिक्वेस्ट है कि उनको रिवाइज करें एक बार। जो भी आपने नोट्स बनाए हैं या मैंने जो प्रोवाइड की हैं उसको एक बार देख लें। ठीक है, ताकि जो अभी क्वेश्चन करें उनमें उनका यूज होना है। ठीक है, आसान क्वेश्चन है और आए हुए क्वेश्चन है हरियाणा एसएससी में 3-4 जो भी आए हुए हैं सेट से वो सारे हैं। और फिर हम वेन डायग्राम करेंगे। तो इस क्लास में इतना होने वाला है, प्रैक्टिस करने वाले हम क्वेश्चन की और फिर वेन डायग्राम समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का लेते हैं। पहली क्लास से जो क्वेश्चन थे वो देखिए। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेट। देखो बहुत सारे क्वेश्चन तो बिल्कुल ऐसे समझाने, बोर्ड पे समझाने नहीं है, बस जनरल लैंग्वेज के सवाल हैं, जैसे पढ़ने के सवाल हैं जनरली। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेट, ये क्वेश्चन है कि इनमें से सेट कौन है। तो सबसे पहले तो हमें सेट की डेफिनेशन के ऊपर ही सवाल दे रखा है ताकि आपका सारा क्लियर हो जाए। सेट की डेफिनेशन वेल कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, एलिमेंट्स को वेल कलेक्ट करना, अच्छे से कलेक्ट करना, वेल डिफाइंड कलेक्शन। ठीक है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड सेट। आप सबको पता है। तो डिफाइंड होनी चाहिए, जो भी कलेक्शन हम करें, जो भी एलिमेंट हम इकट्ठा करें वो डिफाइंड होने चाहिए। जैसे इसमें पहले ऑप्शन है 10 बेस्ट क्रिकेटर ऑफ द वर्ल्ड। तो क्या ये डिफाइंड है कि 10 बेस्ट क्रिकेटर कौन होने वाले हैं? 10 बेस्ट क्रिकेटर तो कोई भी हो सकते हैं। सचिन किसी की माइंड में है, किसी की माइंड में धोनी है, किसी की माइंड में ब्रायन लारा है, किसी की माइंड में कोई भी। ठीक है, तो ये वेल डिफाइंड नहीं है कि 10 बेस्ट क्रिकेटर कौन होने वाले हैं। ठीक है, इसी तरह ऑप्शन सी देखिए, 10 बेस्ट 10 एक्ट्रेस, ये भी कोई भी हो सकती हैं। उसी तरह मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड, ये भी कोई भी हो सकता है। मोस्ट डेंजरस तो शेर भी हो सकता है, किसी को शेर से डर लगता है, किसी को कुत्ते से डर लगता है, किसी को छिपकली से भी डर लगता है। तो जो बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन जो लिखा हुआ है इसमें, ये वेल डिफाइंड है। बी ऑप्शन जो लिखा है ये वेल डिफाइंड है। क्या लिखा है? नोवेल्स रिटन बाय द मुंशी प्रेमचंद, कि मुंशी प्रेमचंद ने जो नोवेल लिखे हैं उनको कलेक्ट करके लिखना आसान है। जैसे मुंशी प्रेमचंद ने जो भी नोवेल लिखे होंगे, मुझे तो पता नहीं कौन कौन से हैं, मेरे ख्याल में तो गोदान, एक ये पता नहीं कर्म भूमि है या नहीं, मुझे नहीं पता, तो मेरी हिंदी को माइंड मत करना। ठीक है, तो इससे जैसे बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन हमें पता तो है ना कितने लिखे हैं। 4 लिखे हैं, 5 लिखे हैं, 6 लिखे हैं, कितने उसने लिखे हैं, तो उनको हमें एक जगह लिख सकते हैं। ठीक है, इसी में अगर वो पूछ रहे था टू बेस्ट नोवेल ऑफ द मुंशी प्रेमचंद, तो थोड़ा अलग हो जाता, क्योंकि वो पता नहीं क्या है ना। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ अ सेट एफ ऑल सेट इन वर्ड बेटर, कि जो बैटर में वर्ड लिखे हुए हैं उनको एक सेट में लिखिए।
ठीक है, बैटर में जो वर्ड आए हुए हैं, एक मिनट, बैटर में जो वर्ड आए हुए हैं उनको एक सेट के रूप में लिखिए, ये क्वेश्चन है। तो पहली ऑप्शन BETTER, सारे ही वर्ड उसमें यूज कर दिए गए। दूसरी ऑप्शन में DT यूज कर दिया गया। तीसरी ऑप्शन देखिए ध्यान से, BETR, जो सी ऑप्शन है इसमें BETR ये लिखा है, यानी कि बैटर वर्ड में यूज होने वाले यही अक्षर है। बी क्या स्पेलिंग थी, BETTER। तो आप समझ सकते हो जो ई है इसमें 2 बार यूज हुआ है, टी भी 2 बार यूज हुआ है। जब उनको हम सेट की फॉर्म में लिखेंगे तो एक ही बार में लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे B, E, T, R। तो सी ऑप्शन इसका सही है। ए और बी बिल्कुल गलत है, आपको इनके साथ नहीं जाना। आपको ध्यान रखना है कि जो रिपीटेड वर्ड है सेट बिल्डर फॉर्म में, जो सेट बिल्डर फॉर्म में रिपीटेड वर्ड है वो नहीं आएंगे, ठीक है। तो सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म आपने पढ़ी थी, 2 फॉर्म होती हैं सेट को लिखने के लिए, ठीक है। एक स्टेटमेंट वाइज लिखते हैं, ठीक है, जो आपने क्वेश्चन में लिखा है कि ऑल लेटर इन वर्ड बैटर, ये स्टेटमेंट है, तो इसको रोस्टर फॉर्म बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म, या फिर इसको टेबुलर फॉर्म बोलते हैं। और सेट बिल्डर फॉर्म होता है कि सेट के एलिमेंट लिखना है, जैसे एलिमेंट लिखे हमने BETR, वो हो जाएगी हमारी सेट बिल्डर फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये लिखा है एलिमेंट ऑफ B, वो लिखा है x.x इज एन इंटीजर, वो रखा है कि जो x होगा वो इंटीजर होगा। और जो है इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, देखो 1/2 इज लेस देन x इज लेस देन 9/2। तो इसका मतलब क्या हुआ, -1/2 से लेके 9/2 तक जितने भी x हैं, ठीक है, जितने भी x हैं, देखो लिखा है ना, जो x की वैल्यू है -1/2 से तो बड़ी है और 9/2 से छोटी है। तो यानी कि -1/2 और 9/2 के बीच में जितने भी x होंगे, और x है कौन, लिखा है स्पेशल इज एन इंटीजर, यानी कि इसके बीच के इंटीजर हमें लिखने हैं, इनके बीच के इंटीजर हमें लिखने हैं, ठीक है। 9/2 को आप समझ सकते हो, इसको हम 4.5 भी लिख सकते हैं, 4.5, 4 से ही 1/2, ये 4.5 होता है ना, ठीक है। तो ये लिख सकते हैं हम, आप सबको पता है। तो सही नहीं दिख रहा हो तो 4 से 1/2 हमने लिखा है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, -12 से, ये 1/2 का मतलब हाफ होता है, -12 से लेके 4 से ही 1/2 तक जितने भी इंटीजर हैं वो लिख देने हैं। -12 से लेके पहला इंटीजर 0 आएगा, उसके बाद 1 आएगा, उसके बाद 2 आएगा, उसके बाद 3 आएगा, उसके बाद 4 आएगा, उसके बाद तो हमें जाना ही नहीं है क्योंकि 5 आना चाहिए, लेकिन हमें सिर्फ 4.5 तक जाना है। -12 से लेके -1/2 से लेके 4 के बीच में ये सारे आएंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5 नहीं आएगा, आप सबको समझना चाहिए। और ये कौन है, इंटीजर लिखे हैं मैंने, इंटीजर, ये बात ध्यान रखनी है। इंटीजर, नेचुरल नंबर, क्यू नंबर, टी नंबर आप सबको मैंने समझाए हुए हैं, तो आपको पजल नहीं होना है, ये हमने इंटीजर लिखे हैं। और अगर इसी क्वेश्चन में वो ये बोल देता -1/2 इज लेस देन x इज लेस देन 9/2, और बोलता था x इज नेचुरल नंबर, x इज नेचुरल, ये बोल देता, तो आप सबको समझना चाहिए x इज नेचुरल अगर उसने बोला है तो 0 एक नेचुरल नंबर नहीं है, तो ये इसमें से हट जाता, और 1, 2, 3, 4 ये अक्सर सिर्फ उसमें आते। तो क्योंकि नेगेटिव या 0 जो होते हैं नेचुरल नंबर में नहीं आते, सिर्फ पॉजिटिव होते हैं, और नेगेटिव होते हैं, 0 होती है, वो इंटीजर में आते हैं। तो इसी तरह से हमने 0 इसमें यूज कर लिया है, ठीक है, उसमें नहीं किया। तो इसका ऑप्शन नंबर डी मेरे ख्याल से सही होना चाहिए, डी इसका सही हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, देखिए पहली ऑप्शन जो है उसमें लिखा है 0, 1/2, 2/2, 3/2, 7/2, 8/2, ये तो खुद इंटीजर ही नहीं है। सवाल तो बाद में करेंगे, ये इंटीजर ही नहीं है। इंटीजर होने चाहिए पूरे अंक, चाहे वो पॉजिटिव के हो चाहे नेगेटिव के हो, पूरे अंक, ठीक है। मैंने बता रखा है, आप सबको समझा रखा है इसके बारे में, कौन इंटीजर होता है कौन क्या होता है, ये मैंने अच्छे से आपको समझाया हुआ है। तो जो माइनस की संख्या होती है, -1, -2, -3, -4, इस तरह से 0 भी हो, कहीं तक जा सकते हैं ये।
और फिर 0 से लेके पॉजिटिव तक 1 2 3 4 5 6 ये सारे नंबर क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं। ये माइनस में कहीं तक जा सकते हैं, ये प्लस में कहीं तक जाते हैं, प्लस इंफिनिटी तक जा सकते हैं, वो दूसरे वाले जो है वो माइनस में कहीं तक जा सकते हैं। ठीक है, तो आपको सबको ये बात ध्यान रखनी है। अच्छा, इंटीजर और नेचुरल नंबर में ये डिफरेंस है, नेचुरल नंबर सिर्फ पॉजिटिव होते हैं, इंटीजर कोई भी हो सकता है। तो और ऑप्शन देखिए, -1 2 3 4 5 6 7 8 9, वो 9 तक ले गया, लेकिन यहाँ पे 9/2 है, ध्यान रखना है 9 नहीं है, 9/2 है, और 9/2 जो है 4.5 होता है, 4.5 होता है। ठीक है, इसीलिए। और उसके बाद 0 1 2 3 इस ऑप्शन में वो 4 तक नहीं गया, 4 तक जाना चाहिए था, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाइनाइट सेट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाइनाइट सेट। आपको मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करवाए थे फाइनाइट और इनफाइनाइट, जब हमने डेफिनेशन पढ़ी थी तो हमने छाटा था कि कौन सा फाइनाइट है कौन सा इनफाइनाइट है, 7-8 क्वेश्चन मैंने बताए थे आपको। तो आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेना चाहिए मेरे ख्याल से, मैं नहीं करवा रहा हूं इसको। वैसे इसमें अलग जो मैंने स्टेटमेंट करवाई थी उससे बढ़ के कुछ अच्छी स्टेटमेंट है। तो पहली स्टेटमेंट चलो देखते हैं, कर लेते हैं, बोलेंगे नहीं करवाया। पहला क्वेश्चन है x.x, x बिलोंग टू नेचुरल नंबर 2x - 1 इज 0, कि 2x - 1 इक्वल टू 0 हो और x एक नेचुरल नंबर हो। तो यहां से x की सॉल्यूशन अगर मैं निकालना चाहूं, 2x - 1 इक्वल टू 0, मैं थोड़ा बड़ा करने की कोशिश कर रहा हूं, बच्चों को दिखता नहीं है। तो यहां से हमारे पास क्या आएगा, 2x इक्वल टू 1, x की वैल्यू क्या आएगी 1/2। अब क्या ये 1/2 जो है नेचुरल नंबर है, क्या ये नेचुरल नंबर है? ये मैंने आपको निशान बताया था, बिलोंग्स का निशान होता है, और ये लगा दिया तो बिलोंग्स नहीं करता। ठीक है, तो 1/2 जो है नेचुरल नंबर बिलोंग नहीं करता, यानी कि जो पहला सेट है वो तो 5 आ गया, 5 मतलब नील आ गया, उसमें कोई एलिमेंट नहीं है। अब जब कोई एलिमेंट ही नहीं है तो वो फाइनाइट है या इनफाइनाइट? इनफाइनाइट मतलब बहुत दूर तक जाना, फाइनाइट मतलब लिमिट तक जाना, तो ये तो पहले ही लिमिट तक है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, तो ए ऑप्शन ही इसका सही होगा। वैसे अदर क्वेश्चन बी ऑप्शन देखें तो देखो x इज प्राइम नंबर, तो x प्राइम नंबर तो बहुत सारे होते हैं, जैसे 2 से शुरू करेंगे, 2 3 5 7 9 तो नहीं होता, 9 तो कटता है 3 पे, 11 13 17, ये सारे इस तरह से चलते रहेंगे 19। ध्यान रखना है जो 1 है, ये 1 है, ये ना तो कभी प्राइम बोला जाएगा और ना कभी को प्राइम बोला जाएगा, ना तो ये प्राइम होता ना ही कोई को प्राइम होता। इसके बारे में कभी फिर फुर्सत में पढ़ेंगे कि क्यों नहीं होता। ठीक है, आगे देखते हैं। x इज ओड नंबर, सी ऑप्शन ओड नंबर की दे रखी है। ओड कौन कौन हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 9 हो सकता है, कहीं तक भी जा सकते हैं। उसके बाद है सर्कल हैविंग सेंटर 0 0, ये थोड़ा सा आपको लगेगा कि शायद ना हो, लेकिन ध्यान से देखें, जिसका सेंटर 0 0, आपने ये 2 लाइन कभी देखी होगी। ठीक है, इस पे आपने देखा होगा कि x एक्सिस दिखा है, इस पे y एक्सिस दिखा है, इनको कोऑर्डिनेट बोलते हैं, मैं बताऊं। और जो बीच में होता है ये 0 0 होता है, ये 0 0। तो इसको सर्कल का सेंटर मान के कितने सर्कल खींचे जा सकते हैं? ये खींचा जा सकता है, ये भी एक सर्कल है जिसका सेंटर ये है 0 0, ये भी एक सर्कल है जिसका सेंटर 0 0। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। हमने देखना है कि इनमें से जो दी गई ऑप्शन है कौन सी सच है, ट्रू कौन सी है, ये क्वेश्चन है। तो ध्यान से देखें, लिखा है पहली ऑप्शन ए बी जो है वो सबसेट नहीं है BCA का, BCA ये ऑप्शन है पहली, जो ए बी है वो सबसेट नहीं है BCA का। तो क्या देखो, क्या ए बी सबसेट नहीं है BCA का? ये जो निशान होता है ये सबसेट होने का होता है, ये लगा दिया तो सबसेट नहीं है। सबसेट आपको पता है, एक सेट में से निकल के दूसरे का आना सबसेट होता है। तो क्या ए बी इसमें से नहीं निकलता? इसमें से ही तो निकलता है ए बी, लेकिन वो बोल रहा है नहीं निकलता। देखो ए बी जो है इसमें से निकल रहा है ना, कायदे से तो ये होना चाहिए था, ए बी जो है सबसेट है BCA का, अगर सच करना है तो ये होना चाहिए था, लेकिन उसने ये कर दिया, मतलब ये बात तो गलत हो गई उसकी। ठीक है, उसको ये लिखना चाहिए था लेकिन उसने ये लिखा है, गलत है। ठीक है, आगे देखते हैं बी ऑप्शन।
बोलता है कि 1 2 3 जो है सबसेट है 1 3 5 का। 1 2 3 जो सबसेट है 1 3 5 का, 1 3 5। तो देखो ध्यान से, क्या 1 2 3 1 3 5 का सबसेट है? देखो इसमें 1 है, इसमें 1 है, इसमें से आ गया, चलो इसमें से 1 आ गया, इसमें से 3 भी आ जाएगा, लेकिन ये 2 कहां से आएगा? इसमें से नहीं आएगा। तो इसीलिए ये जो है ऐसा होना चाहिए था कि 1 2 3 इसका सबसेट नहीं है। तो कायदे से तो ये ऑप्शन भी गलत हो गई। तीसरी ऑप्शन देखो, बोलता है कि ए आता है एबीसी में, ये बहुत अच्छी बात है। ए जो है बिलोंग करता है ए बी सी से, ठीक है। तो ये कंसेप्ट को बिल्ड करने की बात है। वैसे तो डायरेक्ट सी ऑप्शन पे नजर जाती है तो हमारा डायरेक्ट पता लग जाता है कि हाँ ए जो है एबीसी में से निकल के आया है, जो ए है वो सबसेट है एबीसी का। तो इसलिए ये ऑप्शन सही होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी एलिमेंट हैज पी ए। इसको रफ कर देते हैं। हाउ मेनी एलिमेंट हैज पी ए लिखा है, और पी ए को आपको बेटर अंडरस्टैंड करना चाहिए कि पी ए होता क्या है। पी ए, तो पी से हमने पढ़ा था पावर, पावर सेट ओ, अब ब्रैकेट में ए लिखा है तो पावर सेट, और पावर सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट के लिए हमने एक बात बिल्ड करी है 2 raised to the power n। पावर सेट में नंबर ऑफ सबसेट के लिए, नंबर ऑफ एलिमेंट के लिए हमने 2 raised to the power n बिल्ड किया हुआ है। तो इसमें 3 एलिमेंट है, साफ साफ दिखे हैं ए बी सी। तो इसका आंसर हो जाना है 2 की पावर 3, यानी कि 8 आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होएगा 8वीं का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी एलिमेंट हैज पी ए इफ ए इज 5। ए जो है, ए में कोई एलिमेंट ही नहीं है, ए 5 है, ठीक है। ए जो है वो 5 है, तो पावर सेट में कितने एलिमेंट होने चाहिए, ये क्वेश्चन है। तो आपको समझना चाहिए 5 अगर है तो मतलब n की वैल्यू 0 है, n की वैल्यू 0 है। n की वैल्यू 0 का मतलब उसमें कोई सबसेट, उसमें कोई एलिमेंट नहीं है। एलिमेंट नहीं है तो n की वैल्यू 0। जैसे इसमें एलिमेंट जो पहले था उसमें एलिमेंट थे ए बी सी, 3 एलिमेंट थे ना। तो इसमें अब क्या हुआ गया, इसमें n की वैल्यू कितनी हो गई थी? 3 हो गई थी। अब इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है तो n की वैल्यू कितनी होगी? 0 हो गई। अब 2 की पावर 0 हमें लगाना है, क्योंकि 2 की पावर n फॉर्मूला लगाना है, और 2 की पावर 0 जो होता है वो 1 होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बहुत सारे 5 देख के इसका आंसर 0 करने वाले हैं, 5 देख के इसका आंसर 0 करने वाले हैं, जो गलत होगा। इसका आंसर 1 सही होगा। पावर सेट में अगर a जो है वो 5 है तो पावर सेट में, पावर सेट ऑफ a में वो 5 तो कम से कम जाएगा ही जाएगा। 5 को तो जाना ही जाना पड़ेगा उस पावर सेट में, ठीक है। a को तो जाना ही जाना पड़ेगा। इस तरह से हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये लिखा है, राइट द इंटरवल फॉर x डॉट x बिलोंग टू रियल और -4 इज लेस देन x इज लेस देन 6 इक्वल, है ना, ये लिखा है। तो इंटरवल बताते हुए मैंने बताया था जो ये वैल्यू होगी ये इस तरह से लिखी जाएगी, जो ये वाली वैल्यू होगी वो इस तरह से लिखी जाएगी। इंटरवल के लिए बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, इनइक्वालिटी में हम और अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ पे सिर्फ सेट के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। इनइक्वालिटी एक छोटा सा चैप्टर है, 1 आध घंटे का, वो जब पढ़ेंगे तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी इनइक्वालिटी के बारे में, इनके बारे में। और ये हमारा आया हुआ है पुलिस के 2-3 पेपरों में आया हुआ है इस तरह से क्वेश्चन। तो ये वाली ब्रैकेट जो है वो -4 के लिए लगाते हैं, ये वाली बड़ी वाली ब्रैकेट 6 के लिए लगाते हैं। तो ये इस हिसाब से बी ऑप्शन इसका सही होना चाहिए, ठीक है। इस तरह से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, इसी का अगला क्वेश्चन इसको रफ कर देता हूं एक बार। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये लिखा है, सेट बिल्डर फॉर्म फॉर ए, सेट बिल्डर फॉर्म फॉर ए, और ए गिवन है, ए इस तरह से गिवन है 6 12, ठीक है।
6 12 यानी कि 6 और 12 के बीच में आने वाले नंबर। अब उसने ये नहीं बोला कि इसके बीच में आने वाले ओड नंबर लेने हैं, इसके बीच में आने वाले इंटीजर लेने हैं, इसके बीच में आने वाले रियल लेने हैं, कौन से लेने हैं। लेकिन देखें ऑप्शन में जो है सारे इंटीजर बोल रखे हैं। देखो x x बिलोंग टू z, x x बिलोंग टू z, x x बिलोंग टू z, x x बिलोंग टू z। तो इसके अंदर ऑप्शन से तो हमें ये नहीं समझना है कि कौन आएगा, इंटीजर आएगा कौन आएगा, सिर्फ हमें इंटरवल पे ध्यान देना है। यहाँ पे जो ब्रैकेट लगी है ये ऐसे लगी है तो इसके नाम का ये आएगा, यहाँ पे जो ब्रैकेट है क्लोज लगी हुई है तो इसके नाम का ये आएगा। यहाँ पे लिखेंगे 12, यहाँ पे लिखेंगे 6, यहाँ पे लिखेंगे x। जो पीछे वाला सवाल था उसी का उल्टा सवाल है और कुछ नहीं। तो कायदे से इसका ऑप्शन जो आना चाहिए वो आपके पास 6 लेस देन x इज लेस देन इक्वल टू 12 कौन सा है, डी ऑप्शन इसका सही है, डी ऑप्शन। ठीक है, आप इस तरह से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूनिवर्सल सेट फॉर ए। यूनिवर्सल सेट फॉर ए दे रखा है 135, ए 135 दे रखा है, बी जो है वो 246 दे रखा है 246, सी जो है वो दे रखा है 02468 02468। तो इन तीनों के लिए यूनिवर्सल सेट पूछा है। यूनिवर्सल सेट हमने बताया था जो इन तीनों को कंटेन करेगा, जिसके अंदर ये तीनों सेट आएंगे वो यूनिवर्सल सेट होगा। तो पहली ऑप्शन देखें 5, क्या 5 के अंदर ये तीनों आएंगे। 5 को नल सेट बोला जाता है, 5 इसको इस तरह से लिखा जाता है कि 5 में कोई एलिमेंट नहीं है ना। तो इसमें एलिमेंट ही नहीं है तो ये कैसे कंटेन करेगा। डी ऑप्शन देखिए 0 से लेके 7 तक गिनती लिखी हुई है, 0 1 2 3 4 5 6 7। लेकिन सी ऑप्शन में ध्यान करें यहाँ पे 8 भी है, तो ये कहा जाएगा यूनिवर्सल सेट में, ये भी आना चाहिए था तो ये नहीं होगा। उसके बाद अगली ऑप्शन देखें 0 से लेके 10 तक लिखा हुआ है, तो ये तीनों उसमें कंटेन हो सकते हैं। तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर होना चाहिए। डी नहीं होना चाहिए क्योंकि डी में 0 नहीं है, ध्यान करें 1 से शुरू है तो 0 उसमें नहीं है, तो लेकिन सी सेट में 0 भी है, तो इसलिए इसका आंसर जो होना चाहिए वो सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं। हम आगे जो है वेन डायग्राम को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हम वेन डायग्राम को किस तरह से कर सकते हैं। और वेन डायग्राम एक छोटी कोई चीज नहीं है, आप समझोगे कि वेन डायग्राम से सेट के जो एडवांस लेवल के क्वेश्चन है, बहुत एडवांस लेवल के, जो देखने में एकदम से पता नहीं लगता आंसर है क्या होने वाला है, और ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं हरियाणा एसएससी में, तो वो उस टाइप के क्वेश्चन जो है वेन डायग्राम से सोल्व हो सकते हैं। वैसे देखने में उनका आंसर नहीं पता लगता, ठीक है, लेकिन वेन डायग्राम से वो काफी इजी हो जाएंगे। ठीक है, तो समझते हैं वेन डायग्राम, फिर उसके बेस पे क्वेश्चन आए हुए हैं वो समझेंगे, और जो आ सकते हैं वो भी डिस्कस करेंगे, जैसे अभी ये किए थे 5-7 क्वेश्चन। देखते हैं वेन डायग्राम। स्पेलिंग पता नहीं वैन की ठीक है या नहीं, कोई बात नहीं, हमें नाम से नहीं मतलब है, हमें काम से मतलब है कि ये करेगा क्या। ठीक है, एक सेट U है, यूनिवर्सल सेट आप समझ सकते हो, एक सेट A है, ठीक है, एक सेट B है। ठीक है, ये 3 सेट है, एक तो यूनिवर्सल सेट U, एक छोटा सेट A है जो U में से निकल के आया है, एक B है जो अलग है। ठीक है, अब जो यूनिवर्सल सेट है उसको मैं ऐसे एक बड़े डब्बे से दिखाता हूं, रेक्टेंगल से। ठीक है, ये हो गया U, ये पूरा जो है U है, समझ पा रहे हो। अब इसमें एक सेट है A, ये हो गया A का एरिया, ठीक है, और एक हो गया B का एरिया, ये है A का एरिया ये वाला, और ये है B का एरिया, और A और B का एरिया मैंने एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप किया हुआ है, आप देख सकते हो ये एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए हैं। मतलब क्या हुआ, A और B अलग अलग नहीं है, A और B में से कुछ कॉमन आता है, और आप जानते हो कि A और B में से जो कॉमन आता है उसको क्या बोलते हैं, A इंटरसेक्शन B बोलते हैं। ठीक है, A और B में जो कॉमन आएगा उसको क्या बोलते हैं, A इंटरसेक्शन B। यानी कि जो एरिया A में भी है और B में भी है, जो एरिया A में भी है और B में भी है उसको क्या बोलते हैं, A इंटरसेक्शन B। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पे जो ये एरिया है, ये वाला एरिया, ये जो एरिया है वो क्या नाम का है, वो A इंटरसेक्शन B के नाम का है। ये बात समझे हो आप।
जो दोनों में कॉमन है, ए और बी दोनों में कॉमन जो एरिया हुआ वो ए इंटरसेक्शन बी के नाम का हुआ। ठीक है, अब जो बीच वाला एरिया है आप समझ सकते हो वो कौन है, ए इंटरसेक्शन बी। अब देखो इसमें से अगर ये वाला पोर्शन माइनस कर दिया, देखो ये पूरा ए है, ये पूरा जो है ए है, ये यहां से मैं आसानी आराम से घुमा रहा हूं, आप भी पेन अपना ड्रॉ कर सकते हो, घुमा सकते हो, ये पूरा ए है। ठीक है, और इसमें से ये हटा दिया मैंने, ये जो था यानी कि ये बचा लिया सिर्फ इस तरफ वाला, तो आप समझ सकते हो ये कौन है, ओनली ए। ओनली ए, ओनली ए से मतलब ये पूरा तो ए था, ये पूरा ए था, लेकिन इस ए में कुछ बी के एलिमेंट थे। ठीक है, वो इसमें से छट गए, इस तरफ निकल गए, तो ये बच गया, और ये जो बचा ओनली ए बचा। इसी तरह ये जो बचा वो ओनली बी बचा। मैं आपको क्यों बता रहा हूं ये बातें, आपको पता लगेगी जब सवाल करोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि क्यों किया है, ये कोई चक्कर नहीं है। आप एक बार इसको डायग्राम को समझ लो, जब प्रॉब्लम आएगी, जब क्वेश्चन करेंगे तो आप समझोगे कि हाँ ये बहुत आसान होने वाला है। इस तरह से ओनली बी, अब आप ओनली ए को और ओनली बी को इस तरफ से भी, इस तरह से भी समझ सकते हो कि जो ओनली बी है, जो ओनली बी है, आप समझ सकते हो जो ओनली बी का मतलब ये इस तरफ वाला, और इस तरफ वाला क्या हुआ है, पूरे बी में से, पूरे बी में से ये हट गया, ये बीच वाला पोर्शन हट गया, पूरे बी में से जो ये बीच वाला था ये कट गया, यानी कि पूरे बी में से जो ए इंटरसेक्शन बी है वो हट गया, पूरे बी में से ए इंटरसेक्शन बी हट गया, तो कौन आया, ओनली बी। इसी तरह जो ओनली ए आएगा वो पूरे ए में से ए इंटरसेक्शन बी हट जाएगा, तो ओनली आ जाएगा। ये पूरा ये ए है पूरा, ये पूरा ओ ए है, उसमें से ये बीच वाला कट गया, तो ये बचा, और ये क्या हुआ, ओनली ए के नाम का हुआ। तो तीन बातें हमने अभी तक सीख ली, ओनली बी, इंटरसेक्शन और ओनली ए। आपको मेरे ख्याल से समझ में आई होगी। और देखते हैं इसी चीज में आगे बढ़ते हैं। देखो ध्यान से, मैं इसी डायग्राम को दोबारा बना रहा हूं यहाँ पे, जिसमें ये ए है और ये बी है, ये ए, ये बी, ये पूरा यू था। ठीक है, और इसमें जो ये पोर्शन आया, जो बीच वाला ये पोर्शन, आप समझ सकते हो ए इंटरसेक्शन बी है। ठीक है, और देखो अब क्या हुआ, ये पूरा ए लिखा है मैंने, ये पूरा बी लिखा है, और उनमें जो कॉमन है उनको सिर्फ एक बार लिखा है, यानी कि पूरा यहां से यहां तक पूरा ये पोर्शन, ये पूरा पोर्शन किसके नाम का है, ये पूरा किसके नाम का है, ये पूरा किसके नाम का है, ए यूनियन बी। जो ए यूनियन बी यही तो होता है, ए यूनियन बी क्या होता है, ए को लिखो, बी को लिखो, जो कॉमन है उनको एक बार लिखो। तो ये पूरा ए लिखा हुआ है, ये पूरा बी लिखा हुआ है, लेकिन उनमें से कॉमन को सिर्फ हमने बीच में एक ही बार लिखा है, यानी कि जो ए में कॉमन था तो बी में नहीं लिखा, जो अगर बी में कॉमन था तो वो ए में नहीं लिखा, यानी कि जो ये पूरा पोर्शन बनेगा वो ए यूनियन बी बनेगा। समझ में आएगी बात। अब जो ये खाली बचा हुआ है, ये वाला जो खाली बचा हुआ है, आप समझ सकते हो ये पूरा कौन आया, ए यूनियन बी। तो जो ये खाली पड़ा है, ये जो खाली पड़ा है, इसको क्या लिखा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, U माइनस ए यूनियन बी। ये जो खाली पड़ा है, ये जो खाली पड़ा है, सॉरी, U में से पूरा तो U था, पूरा डब्बा U का था, और उसमें से हमने ये जो पोर्शन था ये माइनस कर दिया, तो हमारे पास क्या बच गया, U माइनस ए यूनियन बी, U माइनस ए यूनियन बी। ये बात अगर आपने समझ ली है इस वेन डायग्राम से, तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके सोल्व होने वाले हैं। फिर हम एक वेन डायग्राम बनाना सीखते हैं, है ना, वेन डायग्राम बनाना सीख लेते हैं। अगर वेन डायग्राम बनाना आ गया तो बहुत सारे क्वेश्चन वैसे भी सोल्व होंगे, जो रीजनिंग के भी हैं और मैथ के भी हैं। मैथ में पूछे गए हैं हरियाणा एसएससी में, पुलिस में, सब इंस्पेक्टर में। देखते हैं, एक बार देखते हैं। 3-4 क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा जिससे वेन डायग्राम आपको बनाना अच्छी तरह से आ जाएगा। देखिए पहला क्वेश्चन है, इन अ ग्रुप ऑफ 400 पीपल, ये आया हुआ क्वेश्चन है। 400 ग्रुप का पीपल है, 400 पीपल्स का एक ग्रुप है, पीपल्स का। 250 स्पीक हिंदी एंड 200 कैन स्पीक इंग्लिश। ठीक है, हाउ मैनी कैन स्पीक बोथ लैंग्वेजेस, हिंदी एंड इंग्लिश। ठीक है,
बोथ लैंग्वेजेस हमें सीखनी है। मतलब 400 में से, ठीक है, टोटल 400 है, इसका मतलब ये जो 400 है वो यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल। समझ आ गया होगा। अब देखिए इसमें से हिंदी जो बोलते हैं वो कितने हैं, हिंदी बोलने वाले कितने हैं, 250 है, 250। और इंग्लिश बोलने वाले कितने हैं, इंग्लिश बोलने वाले आपके पास कितने हैं, 200। ठीक है, तो उसने बोला है कि हाउ मैनी कैन स्पीक बोथ लैंग्वेजेस, हिंदी एंड इंग्लिश। देखो कितना आसान सा क्वेश्चन है। अगर अकेले हिंदी बोलने वाले देखें 250, अगर इंग्लिश वाले देखें 200, तो कुल मिलाकर कितने बन गए, 450। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में बंदे कितने हैं, वो 400 हैं। एक्चुअल में बंदे कितने हैं, 400। लेकिन हिंदी और इंग्लिश दोनों को मिला के देखें तो 450, यानी कि इनमें से 450 में से और बंदे 400 हैं, लेकिन जोड़े तो 450 बन गया। यानी कि 50 बंदे ऐसे हैं, 50 बंदे ऐसे हैं जो हिंदी भी बोल सकते हैं और इंग्लिश भी बोल सकते हैं। 50 बंदे ऐसे हैं जो हिंदी भी बोल सकते हैं और इंग्लिश भी बोल सकते हैं। बात यही है ना। तो इसका मतलब यही तो क्वेश्चन पूछा था, और क्या पूछा था मैंने, हाउ मैनी कैन स्पीक बोथ लैंग्वेज। इतना आसान क्वेश्चन था, इसमें तो वेन डायग्राम बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ी हमें। से ये बात देखो, अगर मैं इसका वेन डायग्राम बनाने की कोशिश करूं, जो ये मैं बॉक्स बनाता हूं यूनिवर्सल, अभी मैंने क्या देखा था, यूनिवर्सल बनाने के बाद ए मैंने यहां पे बनाया था, बी मैंने यहां पे बनाया था, तो ये जगह खाली रह गई थी ना, है ना, ये जगह खाली रह गई थी, जिसको मैंने क्या लिखा था, यूनिवर्सल में से ए और बी का यूनियन घट जाए तब आती है ये जगह। लेकिन इसमें क्या है, इस क्वेश्चन में क्या है कि पूरा यूनिवर्सल यही है, पूरा यूनिवर्सल यही है। कौन है पूरा यूनिवर्सल, जो ये पोर्शन है, ये ही पूरा यूनिवर्सल है, क्योंकि 400 पीपल है, वो कुछ ना कुछ तो बोलेंगे। 400 पीपल जो है वो चाहे तो हिंदी बोलेंगे, चाहे वो इंग्लिश बोलेंगे, तो उसमें बाहर तो कुछ भी नहीं है, बाहर तो कुछ भी नहीं है। 400 के 400 बंदे इस हिंदी और इंग्लिश में ही शामिल है, इस हिंदी में और इस इंग्लिश में। ये आसान क्वेश्चन था, वेन डायग्राम से आपको शायद ये मुश्किल लगेगा, लेकिन जो मुश्किल क्वेश्चन है वो वेन डायग्राम से आसान होंगे। ठीक है, ये सवाल जनरल लैंग्वेज में शायद आसान लगे, लेकिन एक्चुअल में वेन डायग्राम से क्या पता मुश्किल लगने लग जाए आपको। लेकिन मैं सिर्फ वेन डायग्राम को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आप इस बात को समझें कि जो यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट में बाहर के बंदे भी होते हैं, बाहर के बंदे भी होते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कुछ पड़ा होता है, लेकिन वो 400 बंदे जो है वो एक्चुअल में इन दोनों के ही बॉक्स में है, इन दोनों के ही बॉक्स में है, बस इतनी सी बात है। यानी कि जो ये पोर्शन है, जो ये ए यूनियन बी है, ये पोर्शन ए यूनियन बी ही तो है, वो ए यूनियन बी ही 400 है, वही तो क्या है, वही तो यूनिवर्सल है, क्योंकि 400 के 400 ही बोलते हैं कुछ ना कुछ, चाहे हिंदी बोलो चाहे इंग्लिश बोलो। ऐसा नहीं है कि 400 में से कुछ बोलते ही नहीं, वो तो बात अलग है, वो तो फिर यूनिवर्सल ज्यादा हो जाएगा, है ना। तो यानी कि ए यूनियन बी हमारे पास क्या आया, वो 400 बंदे आए। समझ में आ गया। और अगर मैं यहां पे हिंदी वाले में 250 लिखने की कोशिश करूं और इंग्लिश वाले में 200 करने की कोशिश करूं, तो देखो ध्यान से, इस बॉक्स में तो कितने हो गए, इस बॉक्स में तो 450 हो गए, लेकिन आने तो इस बॉक्स में सिर्फ 400 चाहिए थे। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाले, या तो ये वाले जो 250 है इस बॉक्स में सिर्फ 200 रखो और 50 यहां पे भेज दो, ठीक है, और इस बॉक्स में कितने रखो, 150 रखो, तभी तो ये बात बनेगी। यानी कि देखो, ये जो इंग्लिश वाले हैं वो भी 50 और 150 पूरे 200 बन गए, और ये जो हिंदी वाले हैं वो भी 50 और 200 पूरे 250 बन गए। कुछ समझ में आ रहा है? ध्यान से इस बात को समझो, दोबारा बता रहा हूं। देखो, अगर ये बात समझ गए तो सेट का बहुत एक एडवांस जो लेवल है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। देखो, इसको मैंने हिंदी से बोला है पूरे गोले को, और उस पूरे गोले को इंग्लिश से बोला है।
ठीक है, मैंने इसमें 250 भेज दिए और इसमें मैंने 200 भेज दिए, तो देखा कि ये बोलने वाले बंदे हैं वो तो 450 पहुंच गए, 450 पहुंच गए, लेकिन एक्चुअल में क्या है, वो बंदे कितने हैं, बंदे कितने हैं, वो सिर्फ 400 है। तो क्या होना चाहिए, ये 50 बंदे जो है कॉमन हो जाने चाहिए। यहां पे मैं 50 घटा दो 150 कर दो, यहां से 50 घटा दो 200 कर दो, और इन 50 को इस कॉमन वाले पोर्शन में भेज दो। ठीक है, तो देखो 200 और 50 इस गोले में फिर से 250 ही तो है, और 150 और 50 इस गोले में पूरे 200 है। समझ में आ गई बात। अब वो उसने बोथ पूछा है, तो आप समझते हो बोथ का मतलब तो ये है दोनों ही बोलते हो। देखो इस घोड़े वाले जो इसमें मैं लगा रहा हूं, ये मैं जो लगा रहा हूं, इसमें हिंदी वाले भी हैं और इंग्लिश वाले भी हैं, यानी कि कितने बंदे हैं वो 50। इससे और क्वेश्चन ये बनाने से सारे क्वेश्चन क्लियर होंगे। अगर वो सिर्फ ऐसा बोलता सिर्फ हिंदी वाले बताओ, सिर्फ ओनली हिंदी तो 200 है, 250 है हिंदी और इंग्लिश वाले के मिला के, क्योंकि 250 में से केवल हिंदी ओनली हिंदी पढ़ने वाले 200 हैं और ओनली इंग्लिश पढ़ने वाले 150 हैं, दोनों पढ़ने वाले 50 हैं, तभी तो मिलकर 400 बनते हैं। समझ में आना चाहिए। अगर अब नहीं आया है तो एक और क्वेश्चन करते हैं, आपको और अंडरस्टैंडिंग होगी। ठीक है, देखते हैं। इसको मैं रख कर देता हूं एक बार। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन 400 लोगों के सर्वेक्षण में से 100 लोगों को सेब, 150 लोगों को नारंगी, 75 को दोनों का रस पसंद है। न तो सेब न तो नारंगी का रस पसंद करने वालों की संख्या होगी। देखो क्वेश्चन ध्यान से समझ, और ये आया हुआ है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। देखो आउट ऑफ 400 पीपल टोटल यानी कि यूनिवर्सल है, ठीक है। इसमें से जो लोग सेब को पसंद करते हैं, एप्पल लिख दूं एप्पल, उसको कितने हैं वो 100। जो नारंगी यानी कि ऑरेंज लिख दूं ऑरेंज, वो कितने हैं 150, और बोथ दोनों को पसंद करने वाले कितने हैं 75। ध्यान से समझना है एक बार, ठीक है। अभी टाइम लगेगा लेकिन पेपर में टाइम नहीं लगेगा, मैं इतना दे रहा हूं, चाहे कुछ भी पूछे फिर तो वो पेपर में टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। अब यहां पे ये बात नहीं है जो पीछे वाले में थी, उसमें थी जो 400 बंदे थे वो उनमें से कोई गूंगा नहीं था, ठीक है। सब कुछ बोलते थे, चाहे हिंदी बोलो चाहे इंग्लिश बोलो, दोनों लैंग्वेज में कोई एक लैंग्वेज बोलते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो 400 बंदे हैं उसमें ऐसा हो सकता है किसी को एप्पल का पसंद हो, किसी को ऑरेंज का पसंद हो, या फिर कुछ ऐसे भी तो हो सकते हैं किसी को गाजर का पसंद हो, किसी को बनाना शेक पसंद हो, किसी को पपाया शेक पसंद हो, कुछ भी हो सकता है वो तो वो बंदे बच सकते हैं ना अलग। तो इसमें डायग्राम बनाने समय हमें ये ध्यान रखना है, ये पूरा यूनिवर्सल होगा जिसमें कितने बंदे हैं 400 बंदे हैं, ठीक है। अब मैं एप्पल के लिए एक ये सर्कल लगा दिया और ये लगा दिया मैंने ऑरेंज के लिए, ये मैंने लगा दिया एप्पल के लिए, ये मैंने लगा दिया ऑरेंज के लिए, ठीक है। अब इसने बोला है कि इसमें 75 बंदे जो हैं वो क्या करते हैं, दोनों को पसंद करते हैं, एप्पल को भी और ऑरेंज को भी। तो दोनों को पसंद करने वाले तो यहां पे लिखे जाने चाहिए, बात समझ में आई। दोनों को पसंद करने वाले यहां पे लिखे जाने चाहिए ना 75, है ना। अब देखो 75 लिख दिया, ये बात आपको मेरे ख्याल से बिल्कुल समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ये जो पोर्शन है इसमें दोनों है, इसमें ओ भी है और ए भी है, बीच वाले पोर्शन में ओ भी है और ए भी है, दोनों है, तो यहाँ पे 75 लिख दिया। अब इसमें लिखा है 100 पीपल ऐसे हैं जो एप्पल को पसंद करते हैं, 100 पीपल ऐसे हैं जो एप्पल को पसंद करते हैं। अब जब उसमें से ये 75 पसंद हो गए, ये पूरा देखो, एक मैं बता दूं, ये जो पूरा घोड़ा है, ये जो पूरा सर्कल है ये वाला, इसमें मैंने 100 बंदे भरने हैं, आप समझ रहे हो, इसमें मैंने 100 बंदे भरने हैं और पहले से ही 75 भर दिए मैंने, तो बचे हुए 25 इसमें आने चाहिए। अब देख लो एप्पल वाले पूरे में 100 हो गए कि नहीं, 75 और 25 100, ये बात ध्यान रखनी, इस तरह से भरना है, ये इस तरह से समझना है। अब देखो ऑरेंज के 150 है,
तो ऑरेंज के जो 150 है इस गोले में भरने हैं ऑरेंज के 150, और उसमें से 75 तो हमने पहले ही भर दिए हैं, तो बचे हुए 75 यहां पे भरने पड़ेंगे। यानी कि जो ये दिख रहे हैं कि एप्पल को पसंद करने वाले 100, ऑरेंज को पसंद करने वाले 150, वो एक्चुअल में 250 नहीं है टोटल, वो एक्चुअल में कितने हैं 75 और 25, 100 और 75, 175 बंदे हैं वो बंदे कितने हैं 175 बंदे हैं। यानी कि ये जो पोर्शन हुआ 175 बंदे, उनको क्या पसंद है, कोई ना कोई रस पसंद है, चाहे वो एप्पल का हो चाहे वो सेब का हो। पूछा क्या है, न तो सेब पसंद होनी चाहिए न नारंगी पसंद होनी चाहिए। जिनको कुछ भी पसंद नहीं है वो यहाँ पे पड़े हुए हैं भाई, वो तो यहाँ पे पड़े हुए हैं। और यहाँ पे कौन पड़ा हुआ है 400 में से जिसको कुछ ना कुछ पसंद है, ये वाले पड़े हुए हैं। यानी कि 400 में से 25, 75, 100, 75, 175 घटा दो, जो उसको कुछ भी पसंद नहीं है वो 225 है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। ये इस तरह से हो सकता है। और समझते हैं, और कंसेप्ट बिल्ड होगा, ठीक है। जितनी ज्यादा प्रॉब्लम करेंगे देखते हैं। इसको मैं रफ कर दे रहा हूं, एक बार हटा देता हूं। मुझे तो ये तरीका बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद चाहे ये बनने के बाद जो है वो कुछ भी पूछ लेता, हम बता देते हैं। जैसे सिर्फ एप्पल को 25 वाला था, ठीक है ना, सिर्फ एप्पल 25 आया था, बीच में 75 आया था। चलो आगे देखते हैं। इन अ सर्वे इट इज फाउंड दैट, ये देखो 3 बंदों वाला क्वेश्चन है। इट इज फाउंड दैट 21 people like A, 26 like product B, 29 like product C. If 14 people like A, B, 12 like C, A, 14 like B, C, 8 like all three. Find how many like product only C. Only C निकालना है। चलो कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी स्टेटमेंट है। कोई 3 बंदे हैं। अब मैं थोड़ा बड़ा बना के दिखा रहा हूं ताकि आपको थोड़ी पैटर्न अंडरस्टैंडिंग हो। ये 3 बंदे हैं। ये है ए, ये बी लाइक करने वाले और ये सी लाइक करने वाले। देखो इसमें जो ये बीच वाला पोर्शन है ना, ये वाला, ये तीनों बंदों के नाम का है। इसमें ए भी शामिल है, इसमें बी भी शामिल है और इसमें सी भी शामिल है, आप देख सकते हैं, ठीक है। और तीनों को लाइक करने वाले लास्ट लाइन वाले पढ़ो 8 लाइक ऑल 3। तो यानी कि इसमें कितने आएंगे, 8 आएंगे। सबसे पहले हमें यही करना है, जो लास्ट वाला पोर्शन, जैसे उसमें बोथ वाला भरा था ना 75, तो लास्ट वाला पोर्शन भरना है बोथ वाला, ठीक है। अब देखो उससे अगली लाइन पढ़ो, बी एंड सी 14 पीपल। देखो भाई ये है बी, ये है सी, तो बी एंड सी ये पूरा जो पोर्शन है, देखो ये तो बी वाला हो गया, ये वाला आया, ये बी वाला, ये और सी वाला, ये सी वाला आया, ये और ये, ठीक है। तो बी और सी दोनों को मिला के कितने हैं 14। बी यानी कि इस पूरे बॉक्स में 14 बंदे आने थे, इस पूरे बॉक्स में 14 बंदे आने थे। 8 तो पहले से ही आ लिए, बच्चों में 6 आएंगे, समझ आना चाहिए। आगे देखते हैं। 14 लाइक प्रोडक्ट सी एंड ए, सी और ए, ये रहा भाई ए, ये रहा सी। तो सी एंड ए को लाइक करने वाले कितने हैं 12 लाइक प्रोडक्ट सी एंड ए। तो आप समझ सकते हो यहां पे ये ए वाला पोर्शन हुआ, ये सी वाला पोर्शन हुआ, यानी कि इस बॉक्स में 12 बंदे आने थे। 8 तो पहले से ही आगे 4 आएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। 14 पीपल लाइक ए एंड बी, सेम वो ए एंड बी वाला ये बच गया, ये ए और बी वाला पोर्शन है, ठीक है। इसमें 8 तो आगे, ये कितने बचेंगे 14 भरने हैं तो 6 बचेंगे, बीच वाला पोर्शन हो गया। अब देखो क्या बोला है, 29 लाइक प्रोडक्ट सी। सी को कितने करते हैं 29, सी को कितने करते हैं 29। अब सी, ये पूरा गोला सी का है, ये पूरा गोला सी का है, ठीक है। इसमें मुझे 29 बंदे भरने हैं। अब 29 में से 6 तो ये आ लिए, 4 ये लिए 10 और 8 ये लिए 18, बच गए सिर्फ 11, वो 11 इसमें आएंगे, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन तो यहां से हो जाएगा। किसने बोला हमें फाइंड हाउ मेनी लाइक प्रोडक्ट ओनली सी,
कि प्रोडक्ट सी को लाइक करने वाले बताओ, तो प्रोडक्ट सी को लाइक करने वाले तो 11 हो गए, बात खत्म। प्रोडक्ट सी को लाइक करने वाले कितने हो गए? ओनली प्रोडक्ट सी को 11, ठीक है। ओनली प्रोडक्ट सी को लाइक करने वाले कितने हैं? 11, ठीक है। उसके बाद देखो जे अगर ओनली ए वाले पूछता, ओनली बी वाले पूछता, वो भी सेव हो जाएंगे। जैसे ये था 26 लाइक प्रोडक्ट बी, 26 जो है बी लाइक करते हैं, तो 6 और 6 12 और 8 20, यानी कि यहाँ पे 6 आएगा, तभी तो 26 बन गए। देख लो 6 6 18 और 6 18 और 8 26, तो बी वाले 26 यहां से हो गए, क्योंकि बी में कितने थे? 26 थे, ठीक है। अब एक बात लिखी है 21 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए, केवल ए को लाइक करने वाले कितने हैं? 21 हैं, तो ये हो गया ए पूरा, ये 21 बनाने हैं हमें, 6 और 4 10 और 18 3 बन गए। तो ओनली ए, केवल ए को लाइक करने वाले 3 है, केवल बी को लाइक करने वाले 6 है, केवल सी को लाइक करने वाले 11 है, ठीक है। बाकी सब बातें उनको दे रखी थी। और ये टोटल बंदे हैं कितने भाई? टोटल बंदे कितने हैं? टोटल बंदे हैं कितने? ये देख लो 6 और 6 12, 12 और 4 16, 16 और 8 24, 24 और 3 27, 27 और 6 33 और 11 44 बंदों की बात है। ये टोटल बंदे 44 हैं। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है इन अ सर्वे ऑफ 60 पीपल इट इज फाउंड दैट 25 पीपल रीड न्यूज़पेपर एच, 26 रीड न्यूज़पेपर टी, 26 रीड न्यूज़पेपर आई, 9 रीड बोथ एच एंड आई, 11 रीड बोथ एच एंड टी, 8 रीड बोथ टी एंड आई, 3 रीड all the 3 newspaper. Find number of people read at least one of the newspaper. भाई कम से कम एक तो पढ़ता ही पढ़ता हो, ज्यादा बेशक पढ़ो, यानी इसमें टोटल बंदे निकालने हैं, ठीक है। इसमें टोटल बंदे निकालने हैं। नेक्स्ट है हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर, मतलब एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर का मतलब केवल एक न्यूज़पेपर पढ़ता हो, दूसरा कोई न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता हो, तो उसमें केवल एच वाले, केवल आई वाले और केवल टी वाले आएंगे, ठीक है। चलो मैं करवाता हूं ये क्वेश्चन, ठीक है। इससे है ना आपकी कंसेप्ट बिल्ड हो जाएगा एक अच्छा, ठीक है। चलो देखते हैं। वही मैं काम करता हूं, तो पीछे वाले से नहीं आया तो इससे तो बहुत अच्छी तरीके से आने की कोशिश करेंगे, आना चाहिए आपको। ये 3 है, इसमें एच न्यूज़पेपर है, इसमें आई न्यूज़पेपर है, इसमें टी न्यूज़पेपर है, ठीक है। लास्ट लाइन से शुरू करो, 3 रीड ऑल 3 न्यूज़पेपर, तीनों पढ़ने वाले आपको पता है यहाँ पे आएंगे, ठीक है। अब देखो मैं बार बार पेंसिल नहीं फेरूंगा, आपको समझ जाना है। यहाँ पे दिख नहीं रहा ये टी यहाँ पे है, नीचे वाला सर्कल जो है, चलो ये टी है ना। उसके बाद क्या है, 8 रीड टी एंड आई, देखो ये है टी, ये है आई, तो इनका कॉमन ये वाला, और उसमें से 8 भरने हैं, 3 आ चुके हैं, 5 आएंगे। आगे है 11 रीड एच एंड टी, ये है एच, ये है टी, तो इसमें भरने हैं 11, 3 आ चुके हैं, 8 आएंगे। नेक्स्ट 9 रीड एच एंड आई, ये है एच, ये है आई, ये हुआ इनका कॉमन, इसमें 9 भरने हैं, 3 आ चुके हैं, 6 आएंगे। आगे चलते हैं 26 रीड आई, ये पूरा आई है, इसमें 26 भरने हैं, आ कितने गए हैं? 6 और 3 9 और 5 14, भरने 26 है, 12 आएंगे। नेक्स्ट 26 रीड न्यूज़पेपर टी, टी को 26 पढ़ते हैं, तो 8 और 3 11 और 5 16 आ चुके हैं, आएंगे 10। आगे है 25 रीड एच, एच जो है 25 पढ़ते हैं, तो 8 और 3 11 और 6 17 आ चुके हैं, 25 टोटल है, तो बचेंगे 8। ये बन गया। अब पूछा गया है नंबर ऑफ पीपल रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर। एटलीस्ट का मतलब मैंने प्रोबेबिलिटी बताते हुए भी बताया था, एटलीस्ट मतलब कम से कम, कम से कम मतलब कम से कम एक न्यूज़पेपर तो पढ़ता ही पढ़ता हो, ज्यादा बेशक पढ़ दे। मतलब इस बॉक्स में जितने भी बंदे लिखे हुए हैं इस पूरे में,
वो एक न्यूज़पेपर तो कम से कम पढ़ते ही हैं, ज्यादा भी पढ़ते हैं, कोई कुछ ऐसे जो तीनों पढ़ते हैं, कुछ ऐसे जो दो पढ़ते हैं। यानी कि इस बॉक्स वाले टोटल बंदे हमें निकालने हैं, सिंपल सी बात है। तो इसमें सबका टोटल कर दो बस। मैं इन वालों का कर रहा हूं पहले। 8 और 8 16, 16 और 6 22, 22 और 3 25 और ये 5 30 और 10 40 और 10 52 52। ठीक है, ये दो सवाल है इसमें। तो पहले सवाल का आंसर 52 है। दूसरा सवाल है हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर। केवल एक न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, बाकी दो नहीं पढ़ने चाहिए। अब ये जो 8 लिखा है ये केवल एच पढ़ता है, ये जो 12 लिखा है केवल आई पढ़ता है, ये जो 10 लिखा है केवल टी पढ़ता है। तो 8 और 12 22, 22 और 10 8 और 12 20, 20 और 10 30। तो 30 बंदे ऐसे होंगे जो क्या पढ़ेंगे, केवल एक न्यूज़पेपर पढ़ेंगे। और देखो आउट ऑफ 60 पीपल, टोटल बंदे 60 थे, यानी कि पूरा ये बॉक्स जो लिखा हुआ था, ये जो पूरा बॉक्स था वो 60 बंदों का था। और इसमें से इस बॉक्स में सिर्फ 52 आए हैं, यानी कि अब भी 8 बंदे ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं पढ़ते। 8 बंदे अब भी ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं पढ़ते। अगर सवाल आ जाता कि ऐसे बंदे बताओ जो कुछ भी नहीं पढ़ते, तो वो 8 थे। तो ये वेन डायग्राम आपका हो चुका है। ठीक है, इस तरह से आपको वेन डायग्राम को समझना है। आप समझ चुके होंगे मेरे ख्याल से, है ना। चलो और पढ़ते हैं थोड़ा सा और। सेट खत्म होने वाला है, सेट खत्म होने वाला है आपका। ठीक है, अब जो है सेट के ऊपर जो वेन डायग्राम से हम समझ सकते हैं, बहुत एडवांस टाइप के क्वेश्चन है। ठीक है, जो पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और वेन डायग्राम के ऊपर बेस है। ठीक है, वेन डायग्राम के ऊपर बेस है। तो पहला क्वेश्चन ये लिखा है ए यूनियन बी, ए यूनियन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी। इट मीन, इसका मतलब क्या होगा, अगर क्या हुआ यूनियन, दो सेट की यूनियन उनके इंटरसेक्शन के बराबर हो जाए तो क्या मतलब होगा। कल जब मैंने 7-8 प्रॉपर्टी पिछली क्लास में सेकंड पार्ट में लिखवाई थी, तो उसमें एक प्रॉपर्टी ये भी थी कि यूनियन जो है इंटरसेक्शन के इक्वल हो जाए। और मैंने इसका रिजल्ट निकलवाया था कि वो जो होता है वो ए इक्वल टू बी केस होता है, वो जो होता है ए इक्वल टू बी केस होता है। अब वेन डायग्राम से समझ सकते हैं, देखो ये ए है, ये बी है। ठीक है, ए बी। अब जो ये इंटरसेक्शन है ना, ये इंटरसेक्शन वो क्या है, ये है ना। और जो यूनियन है वो ये सारा है, ए यूनियन बी। बोलता है जो ए यूनियन बी है और इंटरसेक्शन है वो एक ही चीज है। इसका मतलब वो कब हो सकता है, जब ए ये हो और बी भी यही हो, तभी तो इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन। कॉमन तो जैसे ही आएगा कि जब ये एक के ऊपर एक आएगा तभी तो इंटरसेक्शन, जो ए इंटरसेक्शन बी बनेगा। और ए यूनियन बी दोनों बराबर कब बनेंगे, जब एक के ऊपर एक आए, है ना। जब ये पूरा पोर्शन जो यहाँ पे है, ये पूरा पोर्शन और ये वाला पोर्शन इक्वल कब हो सकता है, जब ये इसको मैं सरका के बिल्कुल इसके ऊपर कर दूंगा। ठीक है ना, जब इसको मैं इस तरफ से सरका के इसके ऊपर कर दूंगा, यानी कि इस एक दूसरे के ऊपर आएंगे ए और बी, ए और बी एक दूसरे के ऊपर आएंगे, यानी कि ए और बी दोनों बराबर होंगे। सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस तरह से समझना है, ये प्रॉपर्टी से ही है, वेन डायग्राम से नहीं है। दूसरा क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। दिए में से नॉट ट्रू, ट्रू नहीं है, ये हमने बताना है। इनमें से ट्रू नहीं है, यानी कि 3 बातें ट्रू होंगी, एक जो है फॉल्स होगी, वो हमें छांटनी है। लिखा है ए यूनियन बी डैश इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ए यूनियन बी डैश इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, है ना, ये लिखा है। तो ये तो हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि अगर किसी का कंप्लीमेंट हो तो कंप्लीमेंट को अलग अलग करना है, तो बीच वाला निशान बदल जाएगा, यूनियन बदल जाएगा इंटरसेक्शन में। और जो बी ऑप्शन है कि इंटरसेक्शन बदल जाएगा
यूनियन में। तो ये तो बात दोनों ही सच है, पहली दोनों ए और बी। अब तीसरी बात देखें कि ए का डैश करें और फिर डैश करें तो वो ए डैश आना चाहिए क्या? नहीं, ये गलत है। जो ए का डैश करते हैं और बाद में डैश करते हैं तो वो तो ए आता है। कल मैंने पढ़ाया था प्रॉपर्टी के बारे में, ए का डैश करो और फिर से डैश करो तो कौन आता है? खुद ए आता है, ए डैश नहीं आता। यानी कि जो सी ऑप्शन है वो जो है फॉल्स है, तो सी हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन लिखा है ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी और उसका यूनियन कर दो भाई ए माइनस बी के साथ, तो क्या आता होगा? ए इंटरसेक्शन बी का यूनियन करो ए माइनस बी के साथ, तो दो वही बनाते हैं, ये बना दिया ए, ये बना दिया बी, ठीक है। अब ए इंटरसेक्शन बी कौन सा पोर्शन है भाई? ये वाला, ये तो ये है, हम जानते हैं इसको अच्छी तरह से, ये वाला पोर्शन है ना, ये वाला। चलो इसकी, इस पोर्शन की यूनियन करनी है। यूनियन किसके साथ करनी है भाई? यूनियन करनी है ए माइनस बी के साथ। ए माइनस बी कौन हुआ भाई? ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है, बी से हट गए। अब मैंने बताया भी था जो ए माइनस बी कौन सा पोर्शन होगा? ए माइनस बी ये वाला पोर्शन होगा, ये वाला पोर्शन होगा ना ए माइनस। ये देखो पूरा ए, ये पूरा ए है, ये पूरा ए है, इसमें से बी हटा दिया, ये हटा दिया, तो सिर्फ कौन बच गया? ये वाला पोर्शन बच गया। ये ए माइनस बी बचा, ये वाला है ना, ये वाला बचा ए माइनस बी। तो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, इनका यूनियन करना है, यानी कि इस पोर्शन को और इस पोर्शन को यूनियन में करना है। तो क्या बन गया? ये बन गया, ये कौन है? ए है जी। देखने में नहीं लगेगा, देखने से नहीं होगा ये क्वेश्चन। बोल दे कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी किसके इक्वल होगा, तो आप जब पेपर में, एचएसएससी के पेपर में इस क्वेश्चन को देखोगे तो तुक्का ही लगा के आओगे। लेकिन यहाँ पे देखने से कितना आसान लग रहा है कि इसका ऑप्शन ए होने वाला है, ठीक है। इस तरह से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको हटा देता हूं एक बार, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलता है ए यूनियन बी माइनस ए। देखो ये है ए, ये है बी, ए बी, लिखा क्या है? ए यूनियन बी माइनस ए, ए यूनियन बी माइनस ए। अब देखो ए कौन है? ए पूरा ये है, ए पूरा ये है जी, ये पूरा ए है ना, ये वाला, यानी कि इसमें ये पूरा आ गया, ये ए हो गया। और बी माइनस ए कौन है? बी माइनस ए ये है वाला, ये इस तरफ वाला सारा ए, ये वाला, इसको मैं इससे, ये वाला, ठीक है। और उनकी यूनियन कर दो भाई। इसका मतलब तो क्या हो गया? इस पोर्शन की पूरे की और इस पोर्शन की पूरे की यूनियन। यूनियन में तो ये सारा ही आ गया, ये आ गया ना, ये पूरा। और ये तो क्या होता है भाई? ए यूनियन बी होता है। पढ़ दिया है, समझा दिया है अच्छे से। देखो डायग्राम बनाने से इतना आसान लग रहा है, लेकिन वैसे क्वेश्चन नहीं होने वाले हैं, मैं बार बार बोल रहा हूं। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा डी ऑप्शन, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सेट के जो क्वेश्चन है, मैंने पहले जब करवा रहा था वो वाले क्वेश्चन, तब भी मैं बोल रहा था कि मैं धोखे में नहीं रखने वाला हूं, चाहे मुश्किल हो चाहे आसान हो, चाहे आपको समझ में आए चाहे ना आए, लेकिन मुझे करवाने सारे टाइप के क्वेश्चन है। मैं आसान क्वेश्चन करवा के ये सेखी नहीं लेना चाहता कि अच्छे से पढ़ाता है फलां टीचर, अच्छे से पढ़ाता है ना। क्योंकि बहुत सारे देखे हैं कि आसान पोर्शन करवा देते हैं और ऐसा लगता है कि सब बच्चों को आ जाते हैं, वो समझ में आ जाते हैं, कर लेते हैं, तो ऐसा लगता है कि हाँ इससे बाहर कुछ नहीं है, टीचर बहुत अच्छा है, ठीक है। लेकिन जो यहाँ पे हो रहा है, चाहे आपको समझ में लेट आए कम आए, लेकिन जो होने वाला है सॉलिड होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये लिखा है ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। आपको खुद ट्राई करना है भाई। देखो ए यूनियन ए
ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी देखना है, डायग्राम बना के क्या होगा, और ए देखना है क्या होगा, फिर उनकी यूनियन करके देखनी है क्या होगा, ठीक है। और आंसर मैं इसका बता दे नहीं बताता, चलो आपको खुद ट्राई करना है, ये मैं छोड़ रहा हूँ। 5वां क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, ये भी आपको ट्राई करना है। छठा क्वेश्चन है कि ए इंटरसेक्शन करें इसके साथ, ए यूनियन बी के साथ, ए यूनियन बी के साथ ए की इंटरसेक्शन करें, आपको बताना है, ठीक है, क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये दोनों क्वेश्चन हरियाणा आए हुए क्वेश्चन है, जो नेक्स्ट है आसान है, आए हुए हैं, ठीक है। देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है कि फॉर 3 सेट ए बी एंड सी, 3 सेट है ए बी सी। ये 5वें और छठे क्वेश्चन है जो आपको करने हैं। 5वां ये है, छठा ये है, यानी कि ये किसके बराबर होगा और ये किसके बराबर होगा, आपको बताना है, ठीक है। ऑप्शन भी दे दिए थे मैंने, आपको नोट करने हैं। छठा क्वेश्चन देखते हैं। फॉर 3 सेट ए बी सी, 3 सेट है ए बी सी, और बोला है कि ए जो है कंटेन है बी में, यानी कि, ठीक है, और बी पूरा कंटेन है सी में। ये 2 सी लग रहे हैं आपको, एक सी ए है, ये कंटेन का मतलब जो ए है सबसेट है बी का, यानी कि ए जो है बी में आ गया सारा का सारा, बी बड़ा सेट हो गया थोड़ा सा ए से, जो ए को भी इंक्लूड करता है। अब बी जो है कंटेन हो गया सी में, इसका मतलब क्या हो गया कि जो बी के एलिमेंट थे वो सारे सी में चले गए। तो इसका तो मतलब ये नहीं हो गया, देखो ए के सारे एलिमेंट बी में, बी के सारे एलिमेंट सी में, तो इसका मतलब तो ये हो गया कि ए के सारे एलिमेंट सी में भी होंगे। और ये आपको ऑप्शन कौन सी है, नहीं है, ऑप्शन इसमें से नहीं है। लेकिन जो ऑप्शन नंबर ए आप देखोगे, ये भी यही बात है कि ए, देखो ध्यान से, ये भी रिजल्ट निकलता है इससे, ए इज इन सी। ये अगर ये ऑप्शन कहीं होता तो ये भी आंसर हो सकता था, लेकिन अब देखो ए जो है पूरा बी में पड़ा हुआ है, बी पूरा सी में पड़ा हुआ है, यानी कि बी जब ए यूनियन बी करेंगे हम, वो पूरा बी ही नहीं आएगा क्या। जब ए यूनियन बी करेंगे वो पूरा बी आएगा। देखो एक एग्जांपल लेके देता हूं, ए सेट है मैं 1 2 3, और बी में सेट ले लेता हूं 1 2 3 4 5, ऐसे ही जस्ट। अब मैंने 1 2 3 4 5 क्यों लिया, क्योंकि तभी ए जो है बी में आ सकता है। बोला है ना कि ए जो है पूरा का पूरा बी में पड़ा हुआ है, ये बोला हुआ है। तो अभी इससे देख रहे हैं 1 2 3 पूरा इसमें पड़ा हुआ है ना। तो ये बात तभी पॉसिबल है अगर बी बड़ा होगा ए छोटा होगा। अब जब इनकी यूनियन करेंगे, ए और बी की यूनियन करेंगे, तो आप समझ सकते हो यूनियन का मतलब होता है सारे के सारे एलिमेंट, तो वो तो यही आएगा 1 2 3 4 5, ए और बी के सारे एलिमेंट तो यही आएगा, यानी कि ये तो फिर बी ही आएगा, बी ही आया ना, पूरा बी आया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ए यूनियन बी जो हुआ वो खुद बी हो गया, ए यूनियन बी खुद बी है, और वो बी तो किस में है, सी में है, यानी कि ए यूनियन बी सी में है, ए यूनियन बी बिलोंग टू सी। तो ये जो ऑप्शन नंबर ए है इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ आ जाना चाहिए, अगर नहीं आया तो एक बार और वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करके देख लेना, शायद समझ में आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आसान सा क्वेश्चन है। लिखा है ए लिख दिया है, देखो ए लिख दिया 3 4 5, बी लिख दिया 5 6, सी लिख दिया 6 7 8, और लिख दिया नंबर ऑफ ब्रैकेट ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, बताओ कितना होगा, है ना, ये बोला है।
अब देखते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने हैं ए और बी इंटरसेक्शन सी के। अब बी इंटरसेक्शन सी देखें ध्यान से, बी और इंटरसेक्शन सी का मतलब क्या है, बी और सी में कॉमन एलिमेंट, बी और 6 में कौन कॉमन है, सिर्फ 6, यानी कि एक एलिमेंट आएगा ना। और ए में कितने एलिमेंट है, 3, ए में कितने एलिमेंट हुए, 3। देखो वैसे तो सेट की क्रॉस का मतलब कुछ और होता है, लेकिन यहाँ पे नंबर पूछे हुए हैं तो ए के नंबर ले लो, सिर्फ 3 नंबर, 1 2 3। और बी इंटरसेक्शन सी के कितने नंबर आए, सिर्फ 1, गुणा कर दी 3, सिर्फ 3 और 1 की गुणा था, इसका आंसर 3 आंसर था, यानी कि सी ऑप्शन इसका आंसर था। और वैसे देखें तो सेट का लग रहा है, लेकिन है नहीं, सेट का एक आसान सा क्वेश्चन। तो हमने अब जो है सारी प्रैक्टिस कर ली है डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली, और ऑपरेशन जो हो सकते थे, यूनियन, इंटरसेक्शन, वो सब सेट के बारे में हमने पढ़ दिया है और बहुत अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करी है। ठीक है, तो अब जो है आपको मेरे ख्याल से सेट में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, और मैं कोशिश करूंगा कि कुछ और 20 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन मैं कहीं से लेके आऊं, और फिर देखते हैं कि उसमें से क्या प्रैक्टिस रहती है। तो चलिए, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। और अगर काम अच्छा लग रहा है तो दूसरे लोगों को बताइए, दूसरों को भला करिए। ठीक है, जय हिंद।